आज हम लोग दूसरे नए टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मिलते भी हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर हम लोगों ने स्टार्टिंग में 12th और 10th में भी इसके बारे में जानकारी की है। देखिए ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक तरह से ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अनदर सर्किट के लिए। उसको या तो हम स्टेप अप करेंगे या तो स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जो भी हम पावर सप्लाई यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, पावर सप्लाई यूज़ करते हैं लेते हैं, उसके लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग लॉसेज जो हमारे होते हैं पावर सिस्टम्स के, उनको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें ही समझेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिकली क्या चीज़ किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक सर्किट बना कर दिखाया हुआ है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या कहता है, लिखा है द ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या, स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, मतलब कि फिक्स, मतलब जिसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं हो, कोई भी घूमती हुई चीज़ ना दिखे, उसको हम कहते हैं स्टैटिक डिवाइस, मतलब फिक्स रहती है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि मूव करे। ठीक है, विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। मतलब कि ये और ट्रांसफॉर्म करता है कि ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से अनदर सर्किट की तरफ। मतलब जो भी हम सप्लाई देते हैं वो सप्लाई को वो इनपुट में हम देंगे और आउटपुट साइड में मुझे जो हम यहाँ पे इनपुट पे दे रहे हैं आउटपुट में वो हमको मिलनी चाहिए पावर। हाँ, वो पावर हो सकता है बढ़े भी हो या तो घटे, वो डिपेंड करेगी लोड पे कि लोड किस तरह से चाहता है। ठीक है, उसके बाद सब लास्ट लाइन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए। यदि हम प्राइमरी साइड में मान लीजिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहा है, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहा है, और सेकेंडरी साइड में मुझे मिल रहा है 270 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मिल रहा है, तो हमारे लिए ये यूज़फुल है। मगर ये 270 वोल्ट मिल रहा है और फ्रीक्वेंसी हमारे 40 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई या 60 हो गई, तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ही, लोड के अकॉर्डिंग ही हमको स्विच चाहिए, और हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वो लोड हमारा काम करता नहीं करता। क्योंकि हम लोग अपने लिए हर इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यही हमारा ट्रांसफार्मर का काम है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर में थोड़ा और समझते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ट्रांसफार्मर में से दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर, इसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं, और दूसरी है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, हम इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ये हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, और ये भी हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो चीज़ मिलकर बनता है, ट्रांसफार्मर का कोर, और कोर जो होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है, और वाइंडिंग हमेशा होती है कॉपर की। ठीक, बात समझ में। ट्रांसफार्मर में जिस साइड से हम इनपुट सप्लाई देंगे, इनपुट दे रहे मतलब कि हम यहाँ जिस साइड से हम वोल्टेज V1 दे रहे हैं, करंट I1 दे रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी साइड कहलाता है। उसे हम कहते हैं प्राइमरी। इसको प्राइमरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं और प्राइमरी साइड भी कह सकते हैं। जब हम वोल्टेज V1 करंट I1 दे रहे होंगे, उस कंडीशन में हमारा जो EMF होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, E1, और उस साइड की प्राइमरी साइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको हम कहते हैं N1। नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं। जब सेकेंडरी साइड में जाते हैं तो हम जाते हैं सेकेंडरी साइड में जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको कहेंगे N2। इसमें जो भी EMF पैदा हो उसे कहेंगे हम लोग E2, और इससे जो करंट होगी उसे कहेंगे I2, और इसमें जो भी लोड वोल्टेज पैदा होगा V2, और वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग पैदा होगा उसे हम कहते हैं L, मतलब लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है,
ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसमें हम लोग, अब ये ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है इसको भी समझते हैं। तो पहले तो हम इसके बारे में जान लिया कि ट्रांसफार्मर किससे बना है, आयरन के कोर से, कॉपर की वाइंडिंग से, प्राइमरी साइड से जिधर से आप सप्लाई देते हैं उसको हम प्राइमरी कहते हैं, इनपुट मिलेगा वहाँ से, और हम जिधर से हमें सप्लाई मिल रही है उसे हम आउटपुट कहते हैं, सेकेंडरी साइड कहते हैं। बात समझ में ना? ठीक। अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है, ठीक है, सिंपल ध्यान समझिएगा, ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है, इस ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल है क्या, ये हम आपको सिंपल से एक बात समझा देते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हिंदी में इसको हम कहते हैं अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल कहता क्या है, यदि हम किसी भी एक सर्किट को, कोई दो सर्किट है अगल बगल रखे हुए हैं, और यदि हम एक सर्किट को एनर्जाइज कर दें, यदि हम किसी एक सर्किट को एनर्जाइज कर दें और उसके ही द्वारा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो सेकेंडरी दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है सर्किट रखा उसको एनर्जाइज कर दे, उसे हम कहते हैं, और उसके एनर्जाइज होने में उसमें जो करंट पैदा हो जाए या ईएमएफ पैदा हो जाए, इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब कि एक सर्किट के अकॉर्डिंग दूसरा सर्किट एनर्जाइज होना। तो ट्रांसफार्मर हमारा किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, पहली बात हम समझ गए। अब ये करता कैसे? देखिए, जब हम प्राइमरी, मतलब कि हम प्राइमरी या इनपुट में एसी सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं? एसी सप्लाई देते हैं, तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम सप्लाई दिया हमने प्राइमरी साइड में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से यूज़ करता हूँ, हमने ये प्राइमरी साइड में सप्लाई दे दिया। ठीक है, ध्यान से डायग्राम समझिएगा। तो जैसे हम सप्लाई देंगे तो हमारा वोल्टेज V1 और करंट I1 के थ्रू यहाँ पे एक इस वाइंडिंग में एक करंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पैदा हो जाएगी, ये रोटेशन फॉर्म में। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा एक ईएमएफ पैदा होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का हमारा एक ईएमएफ से एक फ्लक्स पैदा होगा। वो फ्लक्स क्या करेगा? कोर में रोटेट करने लगेगा। देखिए डॉटेड लाइन दिख रहे होंगे, ये कोर में रोटेट करना शुरू कर देगी। जब ये कोर में रोटेट करेगा तो ये प्राइमरी साइड से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में एंटर कर जाएगा। कहाँ जनरेट हो रहा है ये फ्लक्स पैदा कहाँ हुआ? प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा हुआ। और ये क्या करेगा? कोर के माध्यम से या कोर के द्वारा या कोर की हेल्प से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी एनर्जाइज कर देता है। और ये जो फ्लक्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। मतलब समय के साथ साथ ये फ्लक्स क्या होता है? बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे सेकेंडरी वाइंडिंग को एनर्जाइज कर देगा। जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को ये एनर्जाइज करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में खुद का अपना एक ईएमएफ पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं E2। प्राइमरी वाइंडिंग जो ईएमएफ था वो क्या था? E1 था, जो कि फ्लक्स को पैदा करने में कर रहा था। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स होता, जो हमारा E2 जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, वो हमारा कोर की रोटेशन, कोर में जो फ्लक्स रोटेट कर रहा है उसके कारण उत्पन्न होता है। इस E2 के कारण ही हमें एक करंट मिलती है जिसे हम कहते हैं I2, और एक वोल्टेज मिलता है जिसे हम कहते हैं V2। और ये V2 जो होता है डिपेंड करता है लोड पे, जितना ज़्यादा लोड होगा वैसे हमारा V2 होगा। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रांसफार्मर की वर्किंग हुई। क्या फिर से समझते हैं? जैसे हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। कहाँ? प्राइमरी वाइंडिंग में। उस प्राइमरी वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण एक हमारा फ्लक्स ईएमएफ पैदा होता है, उसमें से फ्लक्स पैदा होता है। जो फ्लक्स होता है वो ट्रांसफार्मर के कोर में रोटेट करता है। जैसे ही ये हमारा जो फ्लक्स है ये ट्रांसफार्मर के कोर से प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में जाना शुरू करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग को एनर्जाइज करता है। और जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग एनर्जाइज होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग खुद का अपना एक ईएमएफ पैदा होता है। उस ईएमएफ से हमें एक करंट मिल जाती है, और वो करंट क्या करती है? करंट साथ एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। जो वोल्टेज होता है वो लोड पर डिपेंड करता है। यही हमारा ट्रांसफार्मर की वर्किंग है। बात समझिए। अब देखिए, ट्रांसफार्मर डिपेंड किस में करता है? ट्रांसफार्मर डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। ट्रांसफार्मर को यदि हम टाइप्स की बात करें तो पहला तो हम कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा हमारा होता है स्टेप डाउन
ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका मतलब क्या। देखिए, जब हम किसी भी अपने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की बात करते हैं, यदि हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम N1 कहें, ठीक है, ये कम हो और सेकेंडरी वाइंडिंग N2 ज़्यादा हो, तो हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह वर्क करता है। और यदि हमारा N1 ज़्यादा हो और N2 कम हो तो ये स्टेप डाउन तरफ वर्क करता है। मतलब जैसे हम इससे पहले वाले हम लोगों ने, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिस पे हम जाएं तो हम देख सकते हैं यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा हो और सेकेंडरी वाइंडिंग कम हो तो प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ क्या होगा, कम पैदा होगा। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि ईएमएफ कम होगा तो हम प्राइमरी वाइंडिंग जो भी इनपुट दे रहे होंगे, ध्यान समझिएगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग जो भी इनपुट दे रहे होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या उतना इनपुट हमको दे पाए, आउटपुट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्राइमरी वाइंड सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारी वाइंडिंग कम है, तो जितनी कम वाइंडिंग उतना वो आउटपुट देगा। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन की तरह काम करता है। मतलब यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्टेज दे दें और सेकेंडरी वाइंडिंग हम चाहें स्टेप यहाँ वाइंडिंग कम होगी तो ये 230 वोल्टेज होता है 200 वोल्टेज हमको दे पाए, क्योंकि वाइंडिंग कम है। और यदि इसका उल्टा करना चाहें, यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्टेज दें और सेकेंडरी वाइंडिंग यदि हमको 270 वोल्टेज मिल रहा है, उस केस में हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होगी, N2 ज़्यादा होगा। इसी कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन है ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है हमारे किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे, ठीक है। फिर से हम अपने वापस उसी पेज पे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेप अप स्टेप डाउन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे, वाइंडिंग के टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा, हम यहाँ पे दो तरह के ट्रांसफार्मर और पढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर हमारा है कोर टाइप और दूसरा हमारा सेल टाइप है। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये ट्रांसफार्मर के कोर पे डिपेंड करते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर कैसा है, उस पर डिपेंड करेंगे। हाँ, समझ लेते हैं ट्रांसफार्मर कोर कैसा है। जैसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें, इसका ये हम छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम कैसे बनेगा, हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर का कोर ले लिया, ठीक है। हम इसमें ये सिंपल डायग्राम, हमने ट्रांसफार्मर का कोर ले लिया, ठीक, एक सिंपल सा, ठीक। जो नॉर्मल हम लोग ट्रांसफार्मर देख रहे थे वही ट्रांसफार्मर का कोर टाइप हो जाएगा, ठीक। इसे हम कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक। अब यदि हम सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप में भी सेम होता है, पर इसमें क्या होते हैं, हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होती हैं वो चेंज होती है, जिसे हम लिम्स कहते हैं। लिम्स या ब्रांचेज जो होती हैं वो हमारी कम या ज़्यादा हो जाती हैं। सेल टाइप में हमारी जो ब्रांचेज होती हैं वो हमारी ज़्यादा होती हैं, लिम्स ज़्यादा होते हैं, और कोर टाइप में हमारे जो लिम्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो वही हम दिखा देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट पड़ता है। कोर में मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज़्यादा कम होती है, ये सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। बात समझना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम जो भी हमारी वाइंडिंग होगी वो हमारी केवल प्राइमरी सेकेंडरी में होगी, ठीक है। ये प्राइमरी, हम इनको हम कहते हैं लिम्स, ये कहते हैं लिम्स, LIMBS, लिम्स या ब्रांचेस कह सकते हैं। वैसे मैं ब्रांच बोलता हूँ, मतलब यहाँ पे ब्रांच कितनी है, एक और दो, और दोनों ब्रांचों में हमारी वाइंडिंग लपटी होती है। इस कंडीशन में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड करती है। सिंगल मतलब कि एक ही कोर में लगातार रोटेट करती रहेगी, ठीक है। बस में यदि हम सेकेंड इधर जाएं, सेल टाइप में जाते हैं, तो यहाँ पे हम पहले कह सकते हैं यहाँ जो वाइंडिंग हो वो सिंगल एक ही कोर में होती है, लपटी होती है, ठीक है। और ये जो वाइंडिंग होगी एक ही कोर में होगी और को पूरा ये रोटेट कर लेती है। सेंट्रल लिम्स कह सकते हैं, इनमें इसी में लपटी होती है। यहाँ मैंने इसे बताया आपको, यहाँ पे दो तरह के हम लोग लिम्स यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा 3 लिम्स है, ये हमारा पहला है, इसे हम कहते हैं सेकेंड लिम्स या ब्रांच, उसे कहते हैं थर्ड लिम्स या तीसरी ब्रांच कह सकते हैं। तो
ये सेंटर, और सबसे बड़ी बात सेंट्रल लिम्स, ये सेंट्रल ब्रांच में ही हमारे कोर पे इलेक्ट्रिक होती है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की यदि हम बात करते हैं, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी एक तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी, और फिर सेकेंडरी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। ठीक है, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो यही हमारा कोर टाइप और सेल टाइप में डिफरेंस पाया था। बात समझ ना, कोर टाइप में हमारा सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेल टाइप में हमारे डबल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। कोर टाइप में हम दो लिम्स या दो ब्रांच यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल टाइप में तीन ब्रांच या तीन लिम्स यूज़ करते हैं। कोर टाइप में हमारे दोनों ब्रांचों में वाइंडिंग लपेटी होती है, वाइंडिंग लगी होती है, क्योंकि सेल टाइप में सेंट्रल पॉइंट जो होता है, सेंट्रल लिम्स होता है, इसी में हमारी सारी वाइंडिंग को पूरी तरह से बाउंड रोटेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो पहला स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मर डिपेंड करता है वर्किंग पे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। और सेकंड वाला जो हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है, ये डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर के कोर पे डिपेंड करता है कि हमारे कोर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग दो तरह की चीज़ों को समझ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर दोनों चीज़ें होती जो हम समझ रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन एक पूरा किया, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, उसको मैंने आज वीडियो में समझा। अब हम लोग इसके आगे इसकी ईएमएफ और इसके आगे लॉसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग को मेरी तरफ से राधे राधे, पढ़िए अच्छे से, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी मैथ करनी है। ठीक, और इसको समझ, इस चैनल को, अपने वीडियोज़ को आप देखिएगा, समझ में आए लाइक करिएगा, और इसमें अपने कमेंट भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।